भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में दिसंबर 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। कांग्रेस का सूरत विभाजन का न केवल एक कारण था बल्कि कई कारण उसमें सीमित थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था दो विपरीत विचारधाराओं का उदय। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी आप लोगों को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी पर आपका स्वागत कर रहा हूं। 1905 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ तो उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच खुलकर मतभेद सामने आ गए। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग और उसकी नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मानसा थी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप उभरकर चल रहा था, उसे पूरे बंगाल और देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए। साथ ही साथ अन्य संस्थाएं जैसे सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, इन सबों को सम्मिलित कर इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। उग्रवादी, जिसे अतिरेकवादी विचारधारा भी कहते हैं, तो अतिरेकवादी विचारधाराओं का मानना था कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जबकि उदारवादियों यानी लिबरल जो व्यू रखने वाले भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, उनका मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीगेशन, और उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए एक मध्यम मार्गी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचनाओं के भरमार लग गई और स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया जाने लगा। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस का विभाजन टल गया। न केवल कांग्रेस का विभाजन टला, लेकिन इस दौरान दो विपरीत विचारधाराओं के बीच जो अंतर्द्वंद था वो काफी मजबूती के साथ उभरकर सतह पर आने लगा। इसी बीच दिसंबर 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगों और क्रांतिकारी आतंकवाद एवं उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव काफी कम हो गया था। इस अधिवेशन में 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अतिरेकवादी बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथियों ने इस पद के लिए यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। अंत में जब दोनों विचारधाराओं के बीच अध्यक्ष पद को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया तो अंतोगत्वा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुन लिया गया। ब्रिटेन
या फिर अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज या फिर स्वशासन को कांग्रेस ने इस अधिवेशन में अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, किंतु स्पष्ट रूप से स्वराज की व्याख्या नहीं की गई, जिससे बाद में इस विषय पर, खासकर स्वराज के विषय पर उदारवादियों और अतिरेकवादियों में बहस छिड़ गई। कलकत्ता अधिवेशन की उपलब्धियों से उत्साहित होकर उग्रवादियों ने यानी अतिरेकवादियों ने अहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ साथ शिक्षा संस्थाओं, व्यवस्थापिका सभाओं एवं अन्य नगर निकायों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग प्रारंभ कर दी। कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्तावों को ज्यादा महत्व न मिलने के कारण भी काफी निराशा उन लोगों में हुई। धीरे धीरे दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगा। इस संदर्भ में उग्रवादियों का मानना था कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है और स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपेण प्रारंभ करने के लिए यह उपयुक्त समय है, यानी सही समय है। इस संदर्भ में उग्रवादियों यानी अतिरेकवादियों का कहना था कि अब वह समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए, यानी चोट पहुंचाया जाए और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का भरसक प्रयास किया जाए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यानी अतिरेकवादियों ने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है, यानी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। उन लोगों से यानी उदारवादियों से ब्रिटिश यहां से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। दूसरी ओर उदारवादियों ने भी कंक्लूजन निकाला कि इसी समय उग्रवादियों को साम्राज्य विरोधी अभियान से उनका जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को हटाने पर वह तुले हुए हैं। इसलिए उदारवादी यह विश्वास करने लगा कि निकाय सुधारों के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का उनका स्वप्न पूरा हो जाएगा। नरमपंथियों ने, जिसे उदारवादी कहते हैं, नरमपंथियों ने तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में यानी एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। उदारवादी और अतिरेकवादियों के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग संबंध नहीं चाहता था। क्योंकि दूसरी ओर देखा जाता है तो ब्रिटिश उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए कई चॉकलेट टॉफी भी वितरण कर रहा था, जिसका संदर्भ हम 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में देखते हैं, जब व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश के लिए यानी काउंसिल में प्रवेश के लिए उदारवादी हाँ बोल दिया, यानी समर्थन है। जबकि अतिरेकवादियों का कहना था कि यदि काउंसिल में प्रवेश करेंगे तो भारतीय लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, हम जिस तरह की राजनीति ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा। तो इस तरह से कई चॉकलेट टॉफी बांट दिया गया था कांग्रेस के अंदर, जिसमें उदारवादी उसको लेकर आगे बढ़ रहा था। उग्रवादी इस चॉकलेट टॉफी से अलग रहना चाहता। उदारवादी यह अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अतिवादियों को उदारवादियों से अलग करना है, न कि उदारवादियों को उपहार देना है। अतिवादियों ने भी यानी अतिरेकवादियों ने भी नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाया, यानी एक नैरेटिव एक्सट्रीमिस्ट के प्रति जारी कर दिया गया था लिबरलिस्ट के द्वारा। अतिरेकवादियों ने भी
नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगाने लगा। दोनों ही पक्ष इस बात का महत्ता से परिचित नहीं हो पाया कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक के देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन और आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। तो इस बात को लेकर दोनों अनभिज्ञ थे कि इतने बड़े ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को बाहर करने के लिए एक विशाल, एक ह्यूज नेशनल मूवमेंट की आवश्यकता है और आपसी यूनिटी की आवश्यकता है। इस बात से दोनों अनभिज्ञ रहे। अतिरेकवादी चाहते थे कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए और बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष चुना जाए। जो परिस्थितियां 1906 ईस्वी में था, तो 1906 ईस्वी में परिस्थितियां दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष पद बनने के साथ थोड़ा देर के लिए रुक गया था। सेम परिस्थिति एक साल के बाद 1907 के नागपुर अधिवेशन में देखने को मिलता है। यहां स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा को पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए, ये अतिरेकवादियों का कहना था। दूसरी ओर उदारवादी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए और किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष बनने से रोका जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की। इस संदर्भ में मैं एक बात और बता दूं कि अतिरेकवादी और उदारवादी के बीच जो दो बड़े नेता थे, उन दोनों की महत्वाकांक्षाएं ही कांग्रेस विभाजन के लिए अपरिहार्य हो गया था। कारण कि एक तरफ उदारवादियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, तो दूसरी ओर अतिरेकवादियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग कर रहे थे। दोनों एक ही कॉलेज के प्रोडक्ट थे, दोनों पूरा फर्गुसन कॉलेज के ही प्रोडक्ट थे। दोनों की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारत में कांग्रेस विभाजन के लिए अनिवार्य कर। खैर, इन सारी बातों को चर्चा में आगे कर रहा हूं। तो उदारवादी यानी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष लोकल कोई बने, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। इसलिए उन्होंने रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने और स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। नागपुर में जो अधिवेशन आयोजित करने का प्रस्ताव 1906 में ही पारित कर दिया गया था 1907 के लिए, वहां भी उदारवादी नहीं चाह रहा था कि नागपुर में हो, क्योंकि नागपुर तिलक का क्षेत्र था। तो उदारवादी न स्थान के पक्ष में था और न ही अध्यक्ष के पक्ष में था कि अतिरेकवादियों के इच्छा के अनुसार न नागपुर में हो जाए और न अतिरेकवादियों की इच्छा के अनुसार अध्यक्ष पद। तो इस बात को लेकर उदारवादी नाराज था अतिरेकवादियों से। इस समय दोनों ही पक्षों में अरियल रुख अपनाने के लिए विवश हो गया और समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया गया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन सुनिश्चित हो गया, क्योंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। परिणाम स्वरूप उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज या स्वशासन की मांग की और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का निर्णय उदारवादियों ने किया। इसके पश्चात सरकार ने अतिरेकवादियों पर सुनियोजित हमले प्रारंभ कर दिए। 1907 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच सरकार विरोधी आंदोलनों को कुचलने के लिए 5 नए कानून बनाए गए और इन कानूनों में राजद्रोही सभा अधिनियम यानी सेडेशन असेंबली एक्ट 1907 ईस्वी का राजद्रोही सभा अधिनियम, 1908 ईस्वी का भारतीय समाचार अधिनियम, 1908 ईस्वी का ही
फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम और 1910 ईस्वी का भारतीय प्रेस अधिनियम प्रमुख थे। मुख्य अतिरेकवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करने में उदारवादियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही कि किसी तरह अतिरेकवादी नेता गिरफ्तार हो जाए, उदारवादी नेता अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए ब्रिटिश के साथ सहयोग करते हुए अपने हितों की पूर्ति करे। खैर, और ब्रिटिश चाह भी रहा था डिवाइड एंड रूल का टूल्स ये काम कर जाए कि दोनों कांग्रेस विभाजित हो। इस संदर्भ में लॉर्ड कर्जन जब भारत का वायसराय था 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, तो कांग्रेस के अंदर जो दो धाराओं का महत्वाकांक्षा उभर कर सामने आ रहा था, तो इस संदर्भ में लॉर्ड कर्जन ने कह दिया था कि कांग्रेस अब अंतिम समय गिन रहा है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इस कार्य में अपना शांतिपूर्ण योगदान दे सकूं। और उनकी बात सत्य हुई कि कांग्रेस के अतिरेकवादी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस जैसे नेताओं पर दबाव बनाना शुरू किया ब्रिटिश सरकार। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर म्यांमार, जो उसमें बर्मा कहा जाता था, वहां के मांडले जेल में बंद कर दिया गया। इसी समय बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय स्वयं को विदेश पलायित कर अतिरेकवादी आंदोलन को अतिरेकवादी नेताओं के जो अन्य अनुयायी थे वो इस आंदोलन को जारी रखने में असफल रहे। उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई और वे युवाओं का सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे। तो इस तरह से कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में देखने को मिलता है। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो धारा पड़ गया। उसके बाद 1908 ईस्वी के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीव्रता थी वह ठंड पड़ गया। इसे दोबारा तब देखने को मिलता है या इस आंदोलन में, राष्ट्रवादी आंदोलन में तेजी तब आई जब 1914 ईस्वी में तिलक जेल से रिहा होकर भारत वापस आए। तब राष्ट्रवादी आंदोलन फिर मजबूती के साथ बढ़ा और 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले का रुख भी नरम पड़ गया और गोपाल कृष्ण गोखले का रुख नरम पड़ने और उनकी मृत्यु के बाद जब गांधीवादी आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस गांधीवादी आंदोलन में महात्मा गांधी ने दोनों विचारधाराओं का संश्लेषित रूप प्रस्तुत किया और अपने अहिंसात्मक और सहयोग स्वविनय के रणनीति के आधार पर राष्ट्रवादी चेतना को गति प्रदान करने में गांधी जी सफल रहे। तो महात्मा गांधी की जो राजनीति थी वो दोनों कांग्रेस की जो विचारधारा थी उन दोनों का संश्लेषित रूप प्रस्तुत करते हुए गांधी जी भारत को राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाए और अंततोगत्वा क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भारत में ब्रिटिश की जड़ें हिल गई और आगे चलकर इसी गांधीवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1947 ईस्वी में भारत को आजादी मिली। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं समझता हूं कि आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।